Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStar 2021। जैसे कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA BSc 5th सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इससे पहले वाले लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 2.3। आज हम करेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी आप कह सकते हो कंपैरिजन टेस्ट हैं बिफोर द एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट में हम 2.4 से पहले वाले एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट में एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट या फिर आप कह सकते हो कंपैरिजन टेस्ट तीन है। फर्स्ट इज कोशीज टेस्ट, सेकंड है एबल्स टेस्ट और थर्ड है डिरिचलेट टेस्ट। तो तीनों करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे भी, याद भी करेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट में फिर हम उससे बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो कोशीज टेस्ट आपने ध्यान दिया हो, हमने पहले भी किया था। अब वो कोशी टेस्ट किसके लिए था? जब हमें a से b f ऑफ dx इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस निकालनी थी। और यहाँ पे कोशीज टेस्ट किसके लिए है? a से इन्फिनिटी f ऑफ dx इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस निकालनी है। डिफरेंस आपको क्लियर है? तो देखते हैं कोशी टेस्ट जो कहता है उसमें डिफरेंस कितना है। जब हमने a से b f dx इस इंटीग्रल के लिए कोशी टेस्ट देखा था, वो क्या कहता था कि अगर इसमें एप्सिलॉन 1 ऐड कर दो, इसमें एप्सिलॉन 2 ऐड कर दो, a प्लस एप्सिलॉन 1 a से a प्लस एप्सिलॉन 2 f dx, अगर इसका मॉडुलस लेस देन m है सच दैट एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 किसी डेल्टा से कम है, तो हम क्या कहते थे कि वो जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ना a, उसके ऊपर कन्वर्जेंट होगा अगर ये कंडीशन होती है सेटिस्फाई। ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे a से इन्फिनिटी f dx। इस इंटीग्रल के लिए इसने ऐसा कहा, इसके लिए क्या कहेगा कि t1 से t2 f dx इसका मॉडुलस m से कम हो जाए, जहाँ पे t1 और t2 दोनों ही ग्रेटर देन सम t0। क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट लिमिट थी तो हम चाहते थे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बिल्कुल छोटे ही रहें किसी डेल्टा से। यहाँ पे जब इन्फिनिटी ही हो गया तो इससे छोटा क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे कि t1 और t2 किसी t0 से हमेशा ही बड़े रहेंगे, बहुत ही बड़े रहेंगे। बिल्कुल इजीली याद हो गया तो हमें a प्लस एप्सिलॉन 1 से a प्लस एप्सिलॉन 2 इस इंटीग्रल का मॉडुलस किसी m से कम हो जहाँ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डेल्टा से कम है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा? t1 से t2 का मॉडुलस, इस इंटीग्रल का मॉडुलस लेस देन m हो जहाँ पे t1 t2 ग्रेटर देन t0 हो। एज सिंपल एज दैट। समझ आया ना? ये कोशी टेस्ट कहता है। अब वहाँ पे कोशी टेस्ट किसके लिए था? a इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट था, इसलिए इस पे उसको कन्वर्जन चेक करने के लिए कोशी टेस्ट था। यहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कौन है? इन्फिनिटी है। क्योंकि वैसे भी हमें पता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या हो सकता है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी, या फिर वो फंक्शन किसी वैल्यू पे इनफाइनाइट हो जाए। अब ये कोशी टेस्ट हमने इस पे लगाया था कि वो जो फंक्शन है ना वो a पे इनफाइनाइट हो रहा था, तो a पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो जो a पॉइंट है उसके ऊपर वो क्या बन जाएगा? कन्वर्जेंट। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ a और a दोनों a हैं, b का कोई रोल नहीं है, क्योंकि a पे ही हमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है ना। शायद पीछे मैंने बाय मिस्टेक यहाँ b बोल दिया हो, तो उस चीज़ को ध्यान रखना, a ही आएगा, क्योंकि जब हमें चेक ही a पे करना है तो b का तो कोई रोल है ही नहीं। अब यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए चेक करोगे तो t1 से t2 इसका मॉडुलस लेस देन m, t1 t2 ग्रेटर देन t0। यहाँ पे हम इन्फिनिटी पे चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वहाँ पे हम a पे चेक करते थे क्योंकि a f को इनफाइनाइट बनाता था। यहाँ पे खुद ही लिमिट इन्फिनिटी है तो हम इस पे ही चेक करेंगे। देखो, necessary and sufficient condition for convergence of improper integral this at infinity is that to every m greater than 0 there exists a positive number t0। वहाँ पे क्या था? there exists a positive number delta such that ये वाला जो चीज़ होल्ड करे for t1 t2 greater than t0, और वहाँ पे क्या था? एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 0 से तो बड़े हों लेकिन डेल्टा से छोटे हों। इसका प्रूफ देख लेते हैं। वी नो दैट
ये तो हमें पता है कि ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स जब भी हमने निकालना है ऑलमोस्ट इसी टाइप से निकालना है, जहाँ इन्फिनिटी है उसको हमने टी से रिप्लेस किया, इसको सोल्व किया और फिर बाद में लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया। अब सिंपल सी बात है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कब करेगा? अगर इसकी वैल्यू, कोई भी इंटीग्रल है कन्वर्ज कब करता है? अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए। इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए, यानी दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी इसकी फाइनाइट लिमिट आ जाए। इसको सबसे पहले ना जो इंटीग्रल है ए से टी एफ डी एक्स, इसको कैपिटल एफ ऑफ टी का नाम दे लो। देखो अब उसमें भी प्रूफ आपने ध्यान दिया, हमने कोशी क्राइटेरिया लगाया था, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ था उसका भी, यहाँ भी तो वही है। अब कोशी क्राइटेरिया फाइनाइट लिमिट्स का हम लगाएंगे, क्या कहता है वो? क्योंकि फाइनाइट ही लिमिट है ना ई सी टी, तो इन्फिनिटी को तो हमने हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे भी हम वही क्राइटेरिया लगा सकते हैं जो हमने वहाँ लगाया था। सो बाय कोशी क्राइटेरिया ऑफ फाइनाइट लिमिट्स, necessary and sufficient condition for function f of t to have a finite limit as t tends to infinity। जैसे t इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसकी फाइनाइट लिमिट कब होगी? इज दैट टू एवरी m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t नॉट सच दैट इसका और इसका डिफरेंस लेस देन m हो जाए फॉर t1 t2 ग्रेटर देन t नॉट। जो हमें प्रूव करना है ना उसका बहुत बड़ा पार्ट तो ये कोशी क्राइटेरिया फाइनाइट लिमिट्स ही कर देता है, कुछ खास हमें करना ही नहीं पड़ता। करोगे क्या? सिर्फ एफ ऑफ टी टू क्या आ जाएगा? ए से टी टू एफ डी एक्स, एफ ऑफ टी वन ए से टी वन एफ डी एक्स लेस देन एम फॉर ऑल टी वन टी टू ग्रेटर देन टी नॉट। पीछे भी हमने ये किया था, लिमिट्स को फिर चेंज कर दिया था, ये हो गया। अब ए से टी वन से ए है और ए से टी टू है, तो ए को बीच में से हटा ही ना दो, टी वन से टी टू एफ डी एक्स मॉडलेस लेस देन एम फॉर ऑल टी वन टी टू ग्रेटर देन टी नॉट। यही हमें प्रूव करना था। अच्छे से समझ आ गया ना? अब तो हमें कोशी टेस्ट। अब हम आगे चलते हैं एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। देखो एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट, देखो एबल्स टेस्ट और जो ये डिरिचलेट टेस्ट है इनमें ज़रा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस को हम ध्यान से समझेंगे, प्रूफ होता रहेगा, इसका प्रूफ भी करेंगे। पहले इनको समझो ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि अप्लाई तो हमें ये टेस्ट ही करना है ना, प्रूफ तो नहीं अप्लाई करना है इसका। प्रूफ तो हम करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। पहले देखो एबल्स टेस्ट ये कहता है अगर ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी के ऊपर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए से इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स भी इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्जेंट होगा। कंडीशन क्या है? जो जी है ना वो बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए ए से इन्फिनिटी पे। बाउंडेड हो और मोनोटोनिक मतलब या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, या तो उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप कह सकते हो एफ जी की मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्ज करेगी। सिंपल सा लॉजिक है, एफ ए से इन्फिनिटी अगर ये फंक्शन कन्वर्जेंट दिखा दिया और जी को सिर्फ बाउंडेड और मोनोटोनिक ही दिखा दिया इस इंटरवल पे, तो जो एफ जी डी एक्स है ना ये इंटीग्रल भी इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा। अब इसने एबल्स टेस्ट हम यूज़ करने लगे, बहुत बड़ा हमने यूज़ किया, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आने लगी। वो क्या कि अब हमेशा तो हम ये प्रूव नहीं कर सकते ना कि ये कन्वर्जेंट है, तो उस केस में क्या हम कुछ कह सकते हैं एफ जी के मल्टीप्लीकेशन के केस में? बिल्कुल। उसके लिए आया डिरिचलेट टेस्ट। क्या कहता है देखो कि इसको कन्वर्जेंट ना होगे अगर सिर्फ ये बाउंडेड भी है, लेकिन ध्यान रखना ए से इन्फिनिटी है, यहाँ पे ए से टी है। अगर ए से इन्फिनिटी वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है इन्फिनिटी पे तो इट्स ओके, बट ए से टी एफ डी एक्स बाउंडेड है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन ए, और ये कंडीशन कुछ तो सेम है कि जी इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन फॉर ए से लेके इन्फिनिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यही बात है ना, इंटरवल यही हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख लो या फिर क्लोज इंटरवल ए इन्फिनिटी लिख लो, यही वाला बात एक ही है, यानी दूसरी लाइन सेम है। एक एक्स्ट्रा जुड़ गई, अब वो इतनी हमें हमारा कंफर्ट के हिसाब से हमें बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा भी कहेगा ना। क्या कंडीशन है कि जी जीरो को टेंड करे जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंड करे, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर।
पहली बात, एबल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट दोनों ही ये बताते हैं दो फंक्शंस की प्रोडक्ट, उसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट कब होगा। एबल्स टेस्ट ने बताया कि अगर ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी के ऊपर और जी बाउंडेड और मोनोटॉनिक है इस इंटरवल के ऊपर, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ए से इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट होगी, इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट होगी। डिरिचलेट ने क्या बताया कि ए से टी एफ डी एक्स अगर कन्वर्जेंट है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड जी इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन दिस इंटरवल, लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि जी जीरो को टेंड करे जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंड करे, तो ये जो ये इंटीग्रल है ये इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छे से याद हो गया। अब हम इनका प्रूफ देखते हैं। देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। ये अगर इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्जेंट है और जी बाउंडेड और मोनोटोनिक है ए से इन्फिनिटी पे, तो ये भी इन्फिनिटी के ऊपर कन्वर्जेंट होगा। लेट्स सी द प्रूफ। जैसा कि जी बाउंडेड और मोनोटोनिक है तो इंटीग्रेबल तो हो जाएगा ए से टी पे फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये तो हमें पता है कि अगर ए से इन्फिनिटी इंटरवल पे ही ये मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो ये रिजल्ट है कि ये इंटीग्रेबल भी हो जाएगा ए से टी इंटरवल पे, जहाँ टी की वैल्यूज ए के इक्वल भी हो सकती है और ए से बड़ी भी हो सकती हैं फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब हम बात करते हैं, जैसा कि f इसके ऑल्सो f इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए टी, क्योंकि इसने कहा ये इन्फिनिटी के ऊपर ही जब कन्वर्जेंट हो गया तो कोई भी बता देगा कि अगर इन्फिनिटी के ऊपर ही कन्वर्जेंट है तो इस फाइनाइट इंटरवल पे तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा ना। इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन ए से टी में भी तो एग्जिस्ट करेगा, यानी f इंटीग्रेबल हो जाएगा इस इंटरवल पे। अब हम सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। वो क्या कहती है, t1 से t2 एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमने सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम एज इट इज उठाई है। एक इनके बीच का पॉइंट ले लेते हैं, उसके ऊपर हम स्प्लिट कर देते हैं ना इसको, t1 से xi से t2। फिर क्या होता है, एफ डी एक्स तो हमेशा ही इंटीग्रेशन के अंदर रहता है, बाहर चेंज होता रहता है। जब ये लिमिट है तो g ऑफ t1, ये लिमिट है तो g ऑफ t2। यूँ का यूँ हमने उठा के उसका यूज़ कर लिया। अब हमने क्या किया, ये इसके इक्वल है। अब हम बात करते हैं मॉडुलस की। तो जो इसका मॉडुलस है वो इसके मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू होगा हमेशा ही। तो दिस मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ t1। इसका मॉडुलस देखो, पहले तो आप मॉडुलस लगाओगे ना तो वो इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के इक्वल होगा। लेकिन फिर इसने इस मॉडुलस को अलग अलग पे अप्लाई कर दिया, तो वो तो हमें पता है पूरे पे मॉडुलस लगाओ वो लेस देन इक्वल टू होता है अलग अलग पे मॉडुलस के। तो एक स्टेप आप बीच में कर सकते हो कि जैसा कि ये इसके इक्वल है तो इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के इक्वल होगा, लेकिन इस पूरे का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है अगर हम अलग अलग पे मॉडुलस लगा दें, यानी GT1 मॉडुलस इस पे अलग से मॉडुलस, इस पे अलग से और इस पे अलग से। इसलिए ये इस का जो मॉडुलस है ना ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इस सब के। अब देखो, GX बाउंडेड था तो इसका मतलब, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, कोई पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करता है जिससे इसकी हर वैल्यू हमेशा ही कम रहेगी। सो GX का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू k रहेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब सिंस 2 होल्ड्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो T1 T2 के लिए भी होल्ड करेगा, क्योंकि T1 T2 जो दोनों के दोनों हैं वो a से बड़े हैं ना। जो T1 T2 होते हैं वो a से बड़े ही लिए जाते हैं हमेशा ही। T1 से T2 एफ जी डी एक्स GT1 जो सब हमने किया है ना, तो जो ये T1 T2 है वो इस इंटरवल के अंदर से ही लिए जाते हैं, यानी a से हमेशा बड़े होते हैं T1 और T2। हमने कहा कि ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए ये चीज़ ट्रू है, तो a से बड़े T1 और T2 के लिए भी ये चीज़ ट्रू होगी, यानी g ऑफ T1 जो है वो लेस देन इक्वल टू k होगा और g ऑफ T2 जो है वो भी लेस देन इक्वल टू k होगा। ऑल्सो, यानी जो जो दिया हुआ ना उनका यूज़ करके और लास्ट में आपको इस चीज़ तक पहुंचना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कन्वर्जेंट होगी। अब उसको अब कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हम कोशी टेस्ट के हिसाब से प्रूव करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो कोशी टेस्ट से एफ जी ए से इन्फिनिटी कन्वर्जेंट हो जाएगा।
यही था ना, कोई भी ए से इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स, इसको कन्वर्जेंट दिखाना है तो क्या प्रूव कर दो कि T1 से T2 एफ डी एक्स इसका मॉडुलस m से कम है फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन T0। हमें एफ जी डी एक्स को प्रूव करना है तो सिर्फ यहाँ पे एफ जी कर दो, यानी यही चीज़ प्रूव करनी है आपको, सिर्फ एफ की जगह एफ जी। तो देखो उसको कैसे प्रूव करोगे। यहाँ तक हम आ गए थे, ये दिया हुआ है कि ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, कोशी टेस्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये होल्ड करती है तो वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि उसने कहा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी इफ एंड ओनली इफ वाला सिस्टम है। तो जैसे कि ये कन्वर्जेंट है तो ये चीज़ होगी, यानी T1 से T2 एफ डी एक्स इसका मॉडुलस किसी m से कम होगा, वो इसने m/2 के ले लिया ताकि लास्ट में कट हो जाए। जैसे एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन को कभी हम एप्सिलॉन लेते हैं, कभी एप्सिलॉन/2, कभी कुछ, तो वैसे ही यहाँ पे है m/2 के भी हम ले सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है, जहाँ पे T1 T2 T0 से बड़े होंगे। अब देखो, अब आप क्या करो, एक नंबर सेलेक्ट द नंबर T1 एंड T2 इन 1 सच दैट बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू T0। 1 क्या थे, ये वाली, इसने कहा T1 और T2 1 के अंदर आप ऐसे चूज कर लो सच दैट दोनों ही T0 से बड़े हो। चूज कर लिया। एंड अ नंबर एक्साई विच लाइज बिटवीन T1 एंड T2 एंड ऑल्सो T2 से बड़ा हो। देखो अब हमें ये चीज़ तो पता है कि जो T1 है और T2 है और T0 है, तीनों के तीनों इस इंटरवल के अंदर से ही हैं, ठीक है। कौन से इंटरवल के अंदर से है, इसके अंदर से है ना, 80 इंटरवल के अंदर। तो इसने कहा कि आप कोई T1 और T2 इस टाइप से उठा लो जो T0 से बड़े हो, क्योंकि तीनों के तीनों जब इसके अंदर से हैं तो इसने कहा T1 T0 है ना, वो छोटा होना चाहिए T1 और T2 दोनों से, और फिर आपने एक्साई ऐसा नंबर मान लो जो T1 और T2 के भी बीच में हो। समझ गए ना आप, यानी सबसे छोटा कौन होगा, T0 होगा, फिर T1 होगा या T2 होगा, फिर बीच में आएगा एक्साई, और फिर बाद में जो बच गया T1 या T2 वो होगा। इस टाइप से आपने ये 4 नंबर लेने हैं इस इंटरवल के अंदर से। अब ऐसा हो गया तो 4 से आपको क्या पता चल गया कि T1 से एक्साई एफ डी एक्स ये भी इससे कम होगा और ये भी कम होगा, क्योंकि देखो हर किसी T1 T2 ग्रेटर देन इक्वल टू T0 के लिए जब ये चीज़ ट्रू है, और T0 हम कहाँ से ले रहे हैं, T1 T2 के बीच में से, सॉरी एक्साई हम कहाँ से ले रहे हैं, T1 T2 के बीच में से ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी तो T0 से बड़ा होगा। यानी जब हम T1 से एक्साई लिमिट करेंगे तो भी लेस आएगा, और एक्साई से T2 करेंगे तो भी वो इससे लेस होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि T0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ है ना सबके लिए ये चीज़ होल्ड करेगी, और एक्साई ऑब्वियसली T0 से बड़ा है, तो एक बार हम T2 को एक्साई से रिप्लेस कर देंगे, एक बार हम T1 को एक्साई से रिप्लेस कर देंगे, दोनों चीज़ें होल्ड करेंगी। अब यूजिंग 3, 4 एंड 5 इन 1, यानी जो 1 था ना ये वाला, इसके अंदर किस किस को यूज़ करोगे आप, ये कौन सा है, 3, 4 एंड 5, ये तो 2 है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 3, 4 एंड 5 इनका यूज़ करोगे ना आप, इसके अंदर वैल्यूज़ रख दो सारी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज़ रहेगी 1 वाली, लेस देन हो जाएगा k इंटू m/2 के, क्योंकि इसकी जगह आएगा क्या k, इसकी जगह क्या आएगा m/2 के, इसकी जगह क्या आएगा k, और इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा m/2 के, है ना। इन दोनों के केस में तो k, और इन दोनों के केस में m/2 के, सो कैंसिल हो गए, m बच जाएगा, यानी ये चीज़ m से कम है, तो कोशी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया एट इन्फिनिटी। बिल्कुल ईजी सा फंडा है, पहले सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ और इस चीज़ को यहाँ निकाल के छोड़ दो, फिर इनकी वैल्यूज़ निकाल लो। g(x) हमेशा लेस देन इक्वल टू k है, तो कोई T1 T2 आपने ले लिए तो उनके लिए भी तो चीज़ होल्ड करेगी, Gt1 लेस देन इक्वल टू k एंड Gt2 लेस देन इक्वल टू k। फिर फोकस करो इन दोनों पे। अब हम यहाँ पे कोशी टेस्ट लगा सकते हैं कि T1 से T2 एफ डी एक्स वो उसका मॉडुलस किसी m/2 के से कम होगा, लेकिन एक्साई अगर आप T1 T2 के बीच में से कोई नंबर ले लेते हो तो ये चीज़ जो है ये सारी वैल्यूज़ के लिए होल्ड करती है जो T0 से बड़ी हैं, तो एक्साई के लिए भी होल्ड करेंगी। तो एक बार आप T1 की जगह एक्साई ले लो, एक बार T2 की जगह आप एक्साई ले लो, दोनों चीज़ें आ जाएंगी,
पुट करो, एम से लेस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारे डिरिचलेट टेस्ट की। ये कहता क्या है ये तो आपको पता है। अगर ये बाउंडेड है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और जी जो है वो बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है, ये तो वही कंडीशन है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या फिर आप कह सकते हो ए से इन्फिनिटी इंटरवल पे। तीसरी चीज़ क्या कही थी, ये जीरो को टेंड करता है जैसे ही एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी अब इन सब का यूज़ करके आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसे प्रूव करोगे, जो प्रूव एबल्स में किया है ना आपने, वही इसमें प्रूव करना है। यानी ये वाली चीज़ कोशी टेस्ट वाली, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है एबल में भी और डिरिचलेट में भी, ये तो ध्यान रखना। अब बिल्कुल देखो कुछ ना कुछ बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम। आपको दिख रहा है ना, सेकंड में वैल्यू थ्योरम लगाई, ये किसी के से कम है, फिर हमने इसको दो में स्प्लिट किया, फिर सबकी वैल्यूज रखी, लास्ट में लेस देन एम आ गया। यानी बहुत कुछ उस जैसा ही है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा क्योंकि कुछ कंडीशंस डिफरेंट हैं। देखो कैसे, जी बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है तो इंटीग्रेबल भी होगा, वही चीज़ है। एफ इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल पे, ये भी वही चीज़ है। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम लगाई, वही चीज़। मॉडुलस इससे लेस देन इक्वल टू आया, यहाँ तक बिल्कुल सेम। अगेन दिस इज बाउंडेड, उसमें नहीं था, उसमें क्या लिया था हमने, कन्वर्जेंट लिया था। तो ये बाउंडेड है यानी इसका मॉडुलस किसी के से हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा, जहाँ पे टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। छोटा तो हो नहीं सकता ना, लोअर लिमिट तो छोटी ही होती है, वैसे तो कुछ भी हो सकती है, बट टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हम लेते हैं। अब T1 से एक्साई एफ डी एक्स इज इक्वल टू, इसको निकालो क्या आएगा, ए से एक्साई और ए से T1, ऐसा हम कर सकते हैं ना इसको। देखो इसने इसको कैसे सॉल्व किया है, पहले इसने कर दिया T1 से ए और ए से एक्साई, ऐसे इसको स्प्लिट कर दिया। इंटीग्रल को हम स्प्लिट कर सकते हैं ना। अब T1 और एक्साई, तो इसने ए को इंक्लूड कर लिया, T1 से ए कर दिया और ए से एक्साई कर दिया, यानी ए से एक्साई, T1 से ए, लेकिन ए से T1 है तो इसने माइनस कर दिया फिर, क्योंकि लोअर लिमिट को ऊपर बनाओ और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाओ तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो इस टाइप से इसने किया है। अब ये चीज़, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है इसके मॉडुलस के प्लस इसके मॉडुलस के, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। प्लस का तो हमें पता होता है, प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है ना तो प्लस ही आता है, कहीं आप माइनस कर दो कभी। अब ये के से कम है क्योंकि ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए है ना, और जो एक्साई है वो भी तो ए से बड़ा है, तो ये इंटीग्रल भी के से लेस देन इक्वल टू होगा, ये भी तो लेस देन इक्वल टू 2 की आ गया ये वाला इंटरवल। यानी इसका और इसका, इन दोनों का काम हो गया ख़त्म। क्या रहता है अब, GT1 और GT2 के लिए हमें काम करना है। देखो अब देखो जी के लिए दिया क्या हुआ था कि जी 0 को अटेंड करता है जैसे x इन्फिनिटी को अटेंड करता है। अब ये लिमिट है, ये हमें क्या बताती है कि कोई T0 नंबर एग्जिस्ट करेगा कि इसका मॉडुलस उस m/4 के से कम हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू T0। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसने कहा gx जो है ना वो 0 को टेंड करता है जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करता है, यानी gx लगभग ख़त्म ही हो जाएगा जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये कह रहा है कोई T0 नंबर तो ऐसा होगा ना कि x की वैल्यू अगर आप उससे कोई बड़ी लो, यानी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो, तो जो gx की वैल्यू है ना वो किसी वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि बिल्कुल इन्फिनिटी हो गया तो 0 ही हो जाएगी, लेकिन किसी T0 नंबर से बड़ी बड़ी वैल्यू लेते जा रहे हैं तो किसी m/4 के से कम होगी ना, बिल्कुल 0 तो नहीं होगी ना, अभी तो फाइनाइट ही है ये नंबर, इन्फिनिटी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू T0 जब तक इन्फिनिटी नहीं होता तब तक जो gx की है ये किसी m/4 के से कम होगा, किसी न किसी नंबर जो हमने m/4 के माना है उससे कम होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। वैसे तो इसने जस्ट डेफिनेशन यूज़ की है लिमिट वाली, और मैं भी आपको ये बता सकती थी कि ये फॉर्म डेफिनेशन है डायरेक्टली याद कर लो, लेकिन हर चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है और कुछ ऐसा भी आपको पता होना चाहिए ना कि आपको रीज़न मिल जाए कि हम इसको याद कैसे करें। डेफिनेशन है तो वो तो ठीक है, बट डेफिनेशन समझ भी तो आने चाहिए ना, तो वो मैंने आपको बताया है एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बस इतना ही कहा है कि T0 से जब बड़ी रहेगी ना इसकी वैल्यू
तो ये किसी छोटी सी वैल्यू से छोटा ही रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी पे ये चीज़ ज़ीरो हो जानी है। अब x के लिए है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट है, तो t1 t2 के लिए भी तो होगी क्योंकि वो टी नॉट से बड़े थे, यानी ये भी इससे कम, ये भी इससे कम। GT1 और GT2 का भी काम हो गया। सबको इस फोर्थ में रख दो। जो इंटीग्रल वाले हैं ये किससे कम थे, 2k से, और जो GT1 और GT2 हैं ये किससे थे, m/4k से। रख दो, कैंसिल हो जाएगा, m/2 प्लस m/2 m आ गया, यानी दिस इज लेस देन m फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। कोशी टेस्ट से ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने आज किया है। कोशी टेस्ट जो फाइनाइट लिमिट्स वाला केस था उसमें ये कहता था कि ए जो है वो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो ए के ऊपर कन्वर्जेंट कब होगा, अगर a प्लस एप्सिलॉन 1 a प्लस एप्सिलॉन 2 ये इंटीग्रल किसी m से कम हो, जैसे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डेल्टा से कम है। a से इन्फिनिटी वाले केस में t1 से t2 वाला इंटीग्रल किसी m से कम हो, जब t1 t2 ग्रेटर देन टी नॉट है। जो एबल्स टेस्ट है, एबल्स टेस्ट में हमने किया था ये कन्वर्जेंट है और ये बाउंडेड और मोनोटोनिक है इस इंटरवल पे, तो ये इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट होगा। डिरिचलेट ने थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दिया, लेकिन एक साथ में प्रॉपर्टी ऐड कर दी कि इसको आप कन्वर्जेंट ना कहो, बाउंडेड कह लो ए से टी, ए से इन्फिनिटी नहीं, ए से टी, जहाँ पे टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। अगर ये बाउंडेड है उन पे, और जी बाउंडेड और मोनोटोनिक है इस इंटरवल पे, यानी ये लाइन तो बिल्कुल सेम है। क्या ऐड किया कि जी जीरो को टेंड करता है जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है। अब प्रूफ देखने के बाद हमें ये चीज़ समझ आई ना ये क्यों किया, क्योंकि इसके बिना तो GT1 और GT2 उनके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि एग्जाम्पल्स तब तक नहीं समझ आएंगे जब तक आप ये चीज़ें अच्छे से नहीं समझोगे। तो तीनों टेस्ट अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज हम उससे नेक्स्ट में करेंगे। सो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।